पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गुलाब जल और तेल निकालने के आसवन संयंत्र पर तकनीकी जानकारी। ब्रॉयलर मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे एक सफल मुर्गी पालक की कहानी। उचित बढ़वार हेतु गन्ने की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई गुलाब की खेती करते हैं वो इस समय व्यवसाय से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए इसका जल और तेल निकालकर भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई गुलाब के फूलों से गुलाब जल और तेल निकालने के लिए आप किस तरह के आसवन संयंत्र को प्रयोग में लाएं, इस विषय पर उचित सुझाव दे रहे हैं केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह। गुलाब की खेती करना किसान भाइयों के लिए जितना ही आसान है, गुलाब से तेल और जल निकालना उतना ही कठिन कार्य है। अभी तक किसान भाई गुलाब से तेल और जल निकालने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वो काफी कठिन प्रक्रिया है और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। इस समय बाजार में इसके लिए अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, जिनसे गुलाब से तेल और जल निकालने की प्रक्रिया काफी आसान और सरल हो गई है। इससे समय की भी काफी बचत होती है। ये मशीन थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन किफायती बहुत है। सरकार की तरफ से इसकी खरीद पर सब्सिडी भी है। देखिए, ऐसा है कि ये जो मशीन है जिसके गुलाब का जल निकाला जाता है आमतौर पर, और गुलाब का अगर तेल निकालना हो तो तेल की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। तो गुलाब के तेल के लिए कोहेबिशन यूनिट ज़रूरी है। कोहेबिशन यूनिट का मतलब ये है कि एक बार जो पानी निकला, तेल निकला, और जो बचा हुआ पानी है उसको रिसाइकिल किया जाए। जो रिसाइकिल होके फिर दोबारा से उसमें जो भी तेल थोड़ा सा पानी में सॉल्युबल हो जाएगा वो दोबारा से है। तो इस तरह से गुलाब के लिए कोहेबिशन यूनिट ज़रूरी है। इसका जो तेल निकालने का जो सिद्धांत है वो बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो यूनिट बनाई जाती है वो प्योर स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है। दूसरा क्या है कि इसमें ये भट्टी है, ये फूल भरने की जगह है, और ये फूल इसमें भर के इसको टाइट कर दिया जाता है। इस टाइट करने के बाद ये इधर से पानी और भाप गर्म होके उधर जाता है, और कंडेंसर के बाद वहाँ रिसीव कर लिया जाता है। और रिसीव करने के बाद अगर तेल निकालना है तो उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है, और तेल नहीं निकालना है तो सीधा गुलाब जल कलेक्ट कर लिया जाता है बर्तन में। तो ये बड़ा आसान तरीका है, और इस तरीके में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो रिकवरी है कम से कम डबल मिलती है जो आम यूनिट है। और कई बार क्या गुलाब जल की तो काम लोग कर सकते हैं, लेकिन गुलाब का तेल निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसमें गुलाब का तेल भी निकाला जा सकता है, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है। तो गुलाब के तेल निकालने के लिए जहाँ तक हमारी तरफ से सिफारिश है वो ये है कि स्टेनलेस स्टील की जो यूनिट है, जिसका नाम अपने सिम आस्विका दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे अगर गुलाब जल का भी काम करते हैं तो इससे गुलाब जल अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा में निकलता है। देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 घंटा लगता है एक बार में। दूसरा क्या है कि उस 2.5 से 3 घंटे में फिर पीछे जो हमारा मटेरियल रह गया है या पानी रह गया है उसमें बचता कुछ नहीं है, इसमें से पूरा निकल जाता है। समय के साथ साथ इसमें ईंधन भी बहुत कम लगता है।
बात यह है कि पानी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो उस पानी सर्कुलेट करता रहता है। अगर पानी की बात की जाए तो कुल मिला के पानी वहाँ पे गर्म होता रहता है बार बार, और गर्म पानी से ही ठंडा करने की कोशिश की जाती है। तो पानी की भी बर्बादी अगर देखा जाए तो वहाँ ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या है कि पानी को सर्कुलेशन में रखा जाता है, वहाँ पर पानी को बार बार गर्म कर दिया, फिर पूरा फेंक दिया, फिर दोबारा ठंडा कर दिया जाए। तो इस तरह से श्रम की भी बचत है, ईंधन की भी बचत है, पानी की भी बचत है और समय की भी बचत है। और इन सब बचतों के साथ जो रिकवरी है वो ज़्यादा है। देखिए, जिस साइज़ की ये सीमाशिका दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास बन जाती है और इसमें 25 किलो फूल एक बार में डाले जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फूल उगाने हैं, ज़्यादा बड़े स्तर पर खेती करनी है, तो उसी स्तर में आप इसकी जो साइज़ बढ़वा सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन यही है। और जहाँ तक इसमें उपलब्धता की, तो आप सिमैप में आके संपर्क कर सकते हैं, सिमैप से इसका पता ले सकते हैं किस तरह से क्या डिजाइन वगैरह मिल जाती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज प्रदेश के बहुत से किसान कृषि सह व्यवसायों के तहत ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन करते हैं और इससे लाभ भी ले रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक है बिहार राज्य जिला छपरा के प्रगतिशील मुर्गी पालक विजय कुमार ठाकुर, जो कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन व्यवसाय से प्रति वर्ष लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, कहते हैं कि सच्ची लगन और मेहनत से इंसान किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, ये साबित कर दिखाया है ग्राम गोड़ा जिला छपरा के रहने वाले प्रगतिशील किसान विजय कुमार ने। इन्होंने ब्रॉयलर पालन की शुरुआत छोटे स्तर पर की थी और आज प्रति बैच में 1500 मुर्गियों को पालते हैं तथा साल भर में 7 बैच निकालते हैं, जिससे इन्हें प्रति वर्ष अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। 1500 मुर्गी का क्षमता है, 1500 बच्चे इसमें रखना है। 1500 बच्चा का दाम इसमें 35 से 40 हज़ार लगता है, लाने में खर्च लगता है 35 से 40 हज़ार। जब बच्चा छोड़ते हैं तो नीचे पेपर बिछाते हैं, मिट्टी को ठीक से बराबर करके आप पेपर बिछाते हैं और उस पर मकई का दाना डालकर बच्चा छोड़ते हैं। 3 रोज के बाद पेपर हटा देते हैं और उसके बाद उसका देख रेख है, नमी है तो खुरपी से या कुदाल से धीरे धीरे मिट्टी को उसकाते हैं, बराबर करते हैं। किसान भाइयों, मुर्गियों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए विजय कुमार कैसे करते हैं इनका आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं उन्हीं से। आपको प्री स्टार्चर दाना एक आता है, उसको लगाते हैं, उसको खिलाते हैं। प्री स्टार्चर खत्म होने के बाद स्टार्चर चलता है और स्टार्चर 100 बच्चा पर 2 बरस चलता है, यही चलाते हैं। उसके बाद बीसी है, मकई का दाना है, 1 क्विंटल मकई पर 50 केजी बीसी का दाना आता है, कंपनी से इसको मिला कर देते हैं। ऐसे हम ठीक हैं, अच्छा चल रहे हैं, मेहनत ज़्यादा है लेकिन हम ठीक हैं। दाना एक दिन 24 घंटा में एक बार देते हैं, एक बार डाल देते हैं। उसको खाने वाला जो डूका है उसको 2 बार 3 बार हिलाते हैं। अक्सर मुर्गियां कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाती है। इन रोगों से मुर्गियों को बचाने के लिए ये किसान इनका प्रबंधन किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। बीमारियों से कोई तरह का दवा है, जैसे तुतिया सिरका चलाते हैं, जो पैखाना साफ नहीं होता है, पेट झराने के लिए तुतिया सिरका चलाते हैं। चाहे नौसादर मीठा भी देते हैं, एंटीबायोटिक में मॉक्स देते हैं, स्पोरिडस भी देते हैं ना। मीठा के हर हफ्ता 1-2 रोज होता है। उसको रख रखाव, मिट्टी को कोड़ना, साफ रखना, फिर बीट उट बाहर कर निकालना, यही सबसे सुंदर है। गर्मी ज़्यादा पछा चलने पर इसको हम 30 से 32 दिन का जब मुर्गी हो जाती है तो उसको हम फार्म को पटौते हैं, पानी देते हैं मोटर से या पंपिंग सेट से
हल्का पानी देते हैं और नमी रहने पर मुर्गी का ग्रोथ अच्छा होता है। लू से बचाव के लिए फार्म के पश्चिम के तरफ सूती का बोरा सिलवा कर और टांगते हैं। उसके बाद उसमें पाइप द्वारा पानी गिराते हैं, झरना टाइप का, पूरा दिन भर भींगा रहे। रात में प्रकाश के लिए कोई खास जरूरी नहीं है, ऐसे बिजली का व्यवस्था है, बिजली चलता है। या तो स्टार्टिंग बेचने का स्टार्टिंग हो जाएगा 29 से 40 दिन में शुरू हो जाएगा बेचने के लिए, लास्ट 45 दिन 50 दिन में ख़त्म हो जाता है। वजन हुआ 1 किलो 800, 2 किलो, जिसे 37 से 36 से 38 दिन के अंदर 1 किलो 700, 1 किलो 800 रहता है, 2 किलो 2.25 किलो रहता है। मैक्सिमम हर बीट में करीब 15 से बच्चा पर हमको 60,000 70,000 रुपया बनता है। आइए अब चर्चा करते हैं इनके आय व्यय के बारे में। तो ये किसान प्रति बैच में 1500 मुर्गियों को पालते हैं और प्रति बैच में मुर्गियों के चूजे को लाने से लेकर बेचने तक लगभग 1,20,000 रुपए तक का खर्चा होता है। अब यदि इनकी आय की बात करें तो 1500 मुर्गियों को बेचने पर इन्हें कुल 1,50,000 रुपए की आय प्राप्त होती है। अब इस कुल आय में से इनका लागत खर्च 1,20,000 रुपए घटा दें तो इन्हें 1500 मुर्गियों के प्रति बैच से लगभग 30,000 रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, मुर्गियों से प्राप्त बीट का ये खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे इन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। इस तरह विजय कुमार मुर्गी पालन करके प्रति वर्ष अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगाई है, उन्हें फसल की उचित बढ़वार के लिए इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया डॉक्टर तपेंद्र कुमार श्रीवास्तव से। गन्ने की खेती में खरपतवारों से बहुत अधिक नुकसान होता है, ये आप शायद हमसे अच्छा समझते होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गन्ने की खेत को हम काफ़ी बार पानी देते हैं, उसमें पोषक तत्व भी काफ़ी मात्रा में देते हैं, और इस नाते चूँकि बीज की जगह काफ़ी खाली रहती है, गन्ने की 2 लाइनें कम से कम 2 से 2.5 फीट या 3 फीट दूर रहती हैं, तो उसमें खरपतवार अधिक मात्रा में पनपते हैं। और ये खरपतवार अगर समय से नियंत्रित ना किए जाएँ तो गन्ने के खेत में जो भी पोषक तत्व और पानी है जो कि गन्ने की फसल को मिलना चाहिए, वो ये चट कर जाते हैं और लिहाजा आपका नुकसान होता है। इसलिए गन्ने की खेती में जो गर्मी का मौसम होता है उस दौरान खरपतवारों का नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि अगर आप बसंतकालीन गन्ने की खेती कर रहे हैं तो गन्ने की बुआई के 60 दिन बाद से लेके 120 दिन बाद तक का जो समय है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, या ये कहें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है अगर उस समय आपके खेत में खरपतवार हैं। इसके लिए आप 3-4 उपाय कर सकते हैं। पहला तो उपाय ये है कि अगर आपके पास लेबर उपलब्ध है, मानव श्रम उपलब्ध है, तो गन्ने की बुआई के 30वें दिन से लेके 30वें दिन, 60वें दिन और 90 दिन 3 अवस्थाओं पर इसकी गुड़ाई करवाएं, जिससे कि गन्ने के खेत में जो भी खरपतवार हैं वो ठीक से निकल जाए। दूसरी बात जो है कि कई बार हमारे पास मानव श्रम उपलब्ध नहीं होता है, लेबर उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके लिए हम शाकनाशी दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आपके खेत में हैं तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक जो शाकनाशी दवा है वो 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका प्रयोग करिए। उससे आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे। ऐसे गन्ने की फसल जिसकी अवधि 90 से 100 दिन हो चुकी है और उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जब बरसात का मौसम आएगा तो एक गन्ने के ऊपर चढ़ जाता है, उसको लतरी कहते हैं आप लोग, या आइपोमिया जिसको हम लोग कहते हैं, वो खरपतवार भी काफ़ी होता है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम आपसे संस्तुति करेंगे कि राउंडअप नाम का एक खरपतवार नाशी आता है, या ग्लाइफोसेट भी कहते हैं, उसको
1.5 लीटर सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने की लाइनों के बीच की जो जगह है उस पर डालना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि किसी भी पौधे को मार सकता है। इसलिए ये प्रयास करना चाहिए कि गन्ने के पत्तों पर ये कम से कम पड़े। वैसे क्योंकि गन्ना जब 90 से 100 दिन का हो जाता है तो ये काफ़ी सहिष्णु हो जाता है, टॉलरेंट हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो इससे जो बरसात के मौसम में आने वाली खरपतवार है उसका भी नियंत्रण हो जाएगा, और जो उस समय खेत में उपलब्ध खरपतवार है उसका भी नियंत्रण हो जाएगा। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे मौसम में किसान भाइयों को अपनी गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन समय से करना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को अपनी गन्ने की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन भी समय से करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से फसल की वृद्धि और विकास अच्छा होता है। इसीलिए किसान अपनी गन्ने की फसल में कब और कैसे करे सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन, आइए जानते हैं। इस समय बसंतकालीन और शरदकालीन दोनों ही फसलें यहाँ पे खेत में खड़ी हैं और मौसम बहुत गर्म है, हवा सूखी चल रही है, तो नमी का प्रबंध करना, मतलब खेत में सिंचाई करना, ये बहुत आवश्यक है। और इस समय जो दशा है वातावरण की, उसके हिसाब से हर 10 से 15 दिन पर आपको अपने खेत में पानी की पर्याप्त मात्रा लगानी चाहिए। दूसरी जो बात है वो है पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि ये जो मौसम है वो गर्म और शुष्क मौसम है, इसमें किल्ले बहुत ज़्यादा निकलते हैं हमारे गन्ने की फसल में, और उनको पूरी तरह विकसित होने के लिए पोषक तत्वों की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय जो भी किसान भाई बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दिए हैं, जो कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की संस्तुति की जाती है, उसमें आधा नाइट्रोजन तो वो बुआई के समय दे दिए होंगे, लेकिन जो बाकी मात्रा बची है, मतलब 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसका आधा 35.5 किलोग्राम नाइट्रोजन तो खेत में गन्ना जो बोया हुआ है उसकी लाइन के समीप डालते हुए एक पट्टी के रूप में चले जाएं, और इससे क्या होगा कि आपके पौधे को किल्ले निकलने के लिए, अच्छी ब्यात होने के लिए पूरी तरह पोषक नाइट्रोजन की उपलब्धता रहेगी। और फास्फोरस और पोटास आपने पहले दे दिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। जो किसान भाई पोटास नहीं दे पाए हों या फास्फोरस नहीं दे पाए हों, तो उनसे ये मैं अनुरोध करूंगा कि अभी वो फास्फोरस और पोटास का प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं कीट प्रबंधन की। तो गन्ने की फसल में इस समय विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिनका समय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन कीटों का प्रकोप गन्ने की फसल में होने पर किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए आप गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों का कैसे करें प्रबंधन, आइए जानते हैं। थोड़ी सी बात मैं और आपको बताऊंगा कि ये जो महीना है मई और जून का, इसमें गन्ने के खेत में बहुत सारे प्रकार के कीड़ों का भी प्रकोप होता है, जैसे तना बेधक है, आपका चोटी बेधक है। तो इनसे नियंत्रण के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जून के पहले सप्ताह से लेके जून के मध्य तक फ्यूराडान, कोराजेन या जो भी दवा आपके निकट के बाजार में उपलब्ध हो उसका अगर आपके पास फ्यूराडान उपलब्ध है तो 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव, यानी कि ये 3% होता है, तो 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गन्ने की लाइनों के साथ उसको बुरकाव करें। और इसका बुरकाव हमेशा सुबह या शाम के समय करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप के समय नहीं करना चाहिए, और मुंह पे कपड़ा बांध के करना चाहिए, क्योंकि इसमें से जहरीली गैस निकलती है और वो जो दवा डाल रहा है उसको प्रभावित कर सकती है। तो ये इसको जरूर प्रयोग करें 15 जून तक, जिससे कि आपके फसल में तना बेधक, चोटी बेधक इस प्रकार के कीड़ों का प्रकोप ना हो। तो इस प्रकार अगर आप इन विधियों को अपनाएंगे तो आप गन्ने की खेती में जो नुकसान होता है उससे आप बच सकेंगे, और आपके गन्ने की खेती से अच्छी उपज मिलेगी और आपको लाभ भी अधिक से अधिक मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है बनकटा देवरिया के कृषक घनश्याम दास ने। यह गाय, भैंसों तथा बकरियों में होने वाली बीमारियों के निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम दास जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुओं में मुख्य रूप से खुरपका, मुहपका बीमारी, गला घोंटू, लंगड़ी बुखार, जिसको ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा संक्रामक गर्भपात पशुओं में देखने को मिलता है।
ये बीमारियां गाय भैंस भेड़ बकरियों में होती हैं। खुरपका मुहपका बीमारी का लक्षण जिस प्रकार से नाम से ही जाहिर है, यह बीमारी पहले खुरों में होती है। दोनों खुरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं और ये छाले जब फूटते हैं तो इस पर मक्खी अंडे देती है और उसमें से लार्वा निकल करके उसके घाव को खाते हैं और उनमें कलबलाहट होती है। तो पशु जो है अपने खुर को चाटता है और इस प्रकार से खुर को चाट लेने से, घाव को चाट लेने से उसके मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं और जिससे उसका चारा खाने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है और खुर जब घाव से ग्रसित हो जाता है, घाव हो जाता है खुर में, तो उनमें लंगड़ाहट भी होने लगती है। पशु अच्छे ढंग से चल नहीं पाता है। पशुपालक भाइयों, ये बीमारी छुआछूत की है, इसलिए सबसे पहले आप बीमार पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। उसके बाद घरेलू उपचार करें, क्योंकि शुरुआत में यदि आप कुछ घरेलू उपाय अपना लेंगे तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो आइए इस बीमारी के उपचार पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमको अपने स्तर से, अगर आपके पास नीम की पत्ती उपलब्ध हो जाती है तो नीम की पत्ती को पानी में उबाल करके हल्का गुनगुना रह जाए तो उससे खुर की अच्छी प्रकार से धुलाई कर दें, सफाई कर दें। और यदि ये संभव नहीं है तो पोटेशियम परमैंगनेट बाजार में मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध रहता है, उसका घोल बना करके आप उसके खुर की धुलाई करें। और धुलाई करने के बाद एक बाजार से आप चिमटी ले लीजिए, चिमटी को गर्म पानी में निर्जमीकृत कर लीजिए और उस चिमटी से जो आपको खुर में कीड़े दिखाई पड़ते हैं उसको अच्छे ढंग से निकाल लीजिए। निकालने के बाद फिर उसमें हीमैक्स लोशन आप ले लीजिए, उसको भरने के बाद खुर में अच्छे ढंग से और पट्टी बांध दीजिए। पट्टी बांधने के बाद जानवर को सूखे स्थान पर बांध दीजिए। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन पट्टी आप बदल दीजिए। 2-3 बार जो है पट्टी बदलने के बाद उसका खुर का घाव जो है ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से मुंह के छालों को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया आसान तरीका है किसान भाइयों के पास फिटकरी अगर आपको मिल जाती है, फिटकरी को गुनगुने पानी में डाल दीजिए और उसके घोल से साफ रुई ले लीजिए। उस रुई में भिगो करके जानवर के मुंह के अंदर जो भी छाले हैं उसके मुंह को अच्छी प्रकार से भिगो दीजिए, छाले को धुल दीजिए। 2-3 बार दिन में आप इस प्रकार से छाले की अगर धुलाई कर देते हैं मुंह के फिटकरी से तो वो छाले ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करके पशु चिकित्सा अधिकारी से उसका उपचार करवाएं, जिससे बीमारी आगे ना बढ़ने पाए। इससे बचाव के लिए कोशिश करें कि जो रोग ग्रसित जानवर है उसका जूठन या बचा हुआ चारा, दूषित चारा या पानी दूसरे जानवरों को न खाने दें। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जो रोग से ग्रसित जानवर हो गया है उसको तत्काल आप अन्य दूसरे जो स्वस्थ पशु हैं उनसे अलग बांधना चाहिए। दूसरी बीमारी पशुओं में देखने को मिलती है गला घोंटू। गला घोंटू एक बहुत भयंकर बीमारी है। इसमें अगर समय से इलाज नहीं किया जाता है तो जानवरों की 100% मृत्यु हो जाती है। इसका लक्षण मुख्य रूप से गले में दिखाई पड़ता है। इसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है। इस बीमारी में बुखार हो जाता है पशुओं को और पशु अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लेता है। आप सीधा करते भी हैं तब वो गर्दन सीधा नहीं कर पाता है। इसके अलावा घुर घुर की आवाज़ करता है, नाक उसकी बहती रहती है। जैसे ही ये लक्षण आपको दिखाई पड़ता है तुरंत अपने निकट के पशु चिकित्सालय हैं उनके पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके तुरंत उपचार कराएं। इसके अलावा लंगड़ी बुखार पशुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये ख़ास तौर से जो स्वस्थ जानवर, ख़ास तौर से बछिया होती है या पड़िया होती है, उसमें देखने को मिलता है। लंगड़ी बुखार में जानवरों के पिछले पुट्ठे पर सूजन हो जाती है और सूजन को जब हम हाथ से दबाते हैं तो उसमें चरचराहट की आवाज़ आती है। चरचराहट की आवाज़ आने पर आप अपने पशु चिकित्सा अधिकारी से उसका उपचार कराएं। इसके अलावा पशुओं में संक्रामक गर्भपात बीमारी भी देखने को मिलती है, जिससे गर्भित पशुओं में
5 से 6 महीने या 6 से 7 महीने का गर्भ गिर जाता है। इससे दुग्ध उत्पादन को काफ़ी नुकसान होता है। इसका लक्षण पहले से तो नहीं दिखाई पड़ता है। आपको शुरुआती दौर में ही कोशिश करें कि 3 से 6 महीने की उम्र पर जो मादा बच्चे हैं, बछिया है या पड़िया है, उसका टीकाकरण करवा लिया जाए तो इसमें ये बीमारी आने की संभावना नहीं होती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता आ जाती है। इन बीमारियों से बचाव के लिए सर्वोत्तम उपाय है टीकाकरण, और टीकाकरण का ये समय उचित है। आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करके टीकाकरण अवश्य करवा लें। इसके अतिरिक्त पशुओं की उचित देखरेख भी करते रहें। उचित देखरेख से इन बीमारियों के आने की संभावनाएं कम होती हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि जब भी आपकी बछिया है या गाय है या पड़िया है या भैंस है, प्रजनन कराने के समय कृत्रिम रूप से अगर गर्भाधान करावें पशु का, तो ये जो संक्रामक गर्भपात की बीमारी है, इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। बकरियों को भी कुछ घातक बीमारियां प्रभावित करती हैं, जिससे बकरियों का खान-पान और विकास प्रभावित होता है, और इनका उचित समय पर निदान न होने से बकरियों की मौत भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनसे बकरियों को कैसे बचाया जाए। बकरियों में और भेड़ों में एक महामारी दिखाई पड़ती है, जिससे झुंड के झुंड भेड़ और बकरियां समाप्त हो जाती हैं। इसको PPR बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें भेड़ बकरियों के मुंह पर, नाक पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और ये बकरियां छटपटाने लगती हैं, पैर पटकने लगती हैं और गर्दन को भी कभी कभी झटकती हैं। और इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि जब भी बकरियों को आप चरागाह में भेजें तो जो बीमारी से ग्रसित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपनी स्वस्थ बकरियों को चरने के लिए न जाने दें। और सावधानी इस बात की रखनी चाहिए कि जब भी आपकी किसी एक बकरी को ये बीमारी हो जाए या इसके लक्षण दिखाई पड़े, तो उसको तत्काल अपनी जो स्वस्थ बकरियां हैं या भेड़ हैं, उनसे तत्काल अलग कर देना चाहिए और उसका दूषित जो चारा है या पानी है या उनकी मैगनी है, उसको जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए, जिससे और दूसरे जानवर उस रोग से प्रभावित ना होने पावें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010844599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में लगने वाली घातक बीमारियां और उसका निदान, मिट्टी की जांच के लिए किसान कैसे ले अपने खेत की मृदा का नमूना। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।